गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्प्रेरण से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, अर्थात मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन या कैटालिसिस प्रोसेस। उत्प्रेरक की जब हम लोग बात करते हैं तो उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं उनमें खर्च नहीं होते हैं। और जिस प्रोसेस के तहत कोई उत्प्रेरक कार्य करता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरण। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्प्रेरण की क्रियाविधि के संबंध में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। उत्प्रेरण की क्रियाविधि लिखें, राइट मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। उत्प्रेरण के सिद्धांत को हम लोग सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक समांग उत्प्रेरण के लिए, समांग उत्प्रेरण जिसको हम लोग होमोजीनियस कैटालिसिस भी कहते हैं, तो समांग उत्प्रेरण के लिए मध्यावस्था सिद्धांत, और एक दूसरा सिद्धांत है जो विसमांग उत्प्रेरण के लिए है, उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण सिद्धांत। हम लोग पहले की चर्चा कर रहे हैं समांग उत्प्रेरण का मध्यावस्था सिद्धांत, इंटरमीडिएट थ्योरी फॉर होमोजीनियस कैटालिसिस। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक अभिकारक से मिलकर पहले मध्यावस्था बनाता है जो पुनः प्रतिफल का निर्माण करता है। According to this theory, catalyst reacts with reactant to form an intermediate first, then gives product. इसे हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि x प्लस वाई किसी कैटलिस्ट C के उपस्थिति में XY का निर्माण करता है, तो इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि कुछ इस प्रकार से हो सकती है। X पहले C से मिलता है, इन दोनों अभिकारक में से कोई एक अभिकारक पहले C यानी कैटलिस्ट से मिलता है और XC का निर्माण करता है जो एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, जिसको हम लोग मध्यावस्था भी कहते हैं। यह प्रोडक्ट है यानी प्रतिफल है, और ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो कोई एक रिएक्टेंट पहले कैटलिस्ट से मिलता है और एक मध्यावस्था इंटरमीडिएट का निर्माण करता है। मध्यावस्था की चर्चा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कर चुके हैं। मध्यावस्था वह अवस्था है जहां अभिकारक के बंधन टूटने वाले होते हैं और प्रतिफल के बंधन जुड़ने वाले होते हैं। अभिकारक को रिएक्टेंट और प्रतिफल को हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब यह जो फिर XC है इस Y से रिएक्शन करता है और XY यानी प्रतिफल का निर्माण करके कैटलिस्ट बाहर निकल जाता है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग तो लेते हैं लेकिन खर्च नहीं होते। तो किसी एक उत्प्रेरक के द्वारा रिएक्टेंट से पहले जुड़ाव करके इंटरमीडिएट का निर्माण किया जाता है और अंततः फिर ये दूसरे रिएक्टेंट से मिलकर इन दोनों को आपस में मिलाता है और कैटलिस्ट बाहर निकल जाता है। ठीक जैसे कोई एजेंट कार्य करते हैं, दो व्यक्तियों को आपस में मिला करके और फिर बाहर चले जाते हैं, अपनी क्रियाविधि संपन्न करते हैं। कुछ ऐसा ही होता है समांग उत्प्रेरण का मध्यावस्था सिद्धांत। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करते हैं, एक रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 नाइट्रिक ऑक्साइड के उपस्थिति में बनाता है 2SO3। इस रिएक्शन की यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि के दौरान ये जो NO है यानी कैटलिस्ट है या O2 से रिएक्शन करके पहले बनाता है NO2, तो 2NO प्लस O2 मिलकर 2NO2 का निर्माण करता है, और यह जो SO2 है इससे NO2 रिएक्शन करता है, SO3 का निर्माण होता है और फिर NO हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कैटलिस्ट फिर रिएक्शन के बाद हमें प्राप्त हो जाते हैं और प्रतिफल की प्राप्ति होती है। तो एक इंटरमीडिएट पहले बनता है जो टूटकर प्रतिफल का निर्माण करता है या फिर से दूसरे रिएक्टेंट से अभिक्रिया करके प्रतिफल का निर्माण करता है। यह है समांग उत्प्रेरण का मध्यावस्था सिद्धांत। तो अगला है विसमांग उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विसमांग उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, जॉर्सन थ्योरी फॉर हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। इथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में और ईथेन का निर्माण करता है। इस पूरे प्रक्रिया में मैकेनिज्म की जब हम लोग बात करते हैं, ये निकेल का जो एक सरफेस है या जो सतह है, यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आकर जुड़ते हैं, इसके एक्टिव साइट्स होते हैं, इन साइट्स पे आकर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद
ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ भी जुड़ते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ते हैं, ये दोनों बहुत करीब होते हैं। और यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है क्योंकि पाई बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और इस प्रकार से ईथन का निर्माण हो जाता है। यानी पहले उत्प्रेरक एक सतह देता है, एक धरातल देता है, इसके सरफेस पर कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं। एक्टिव साइट्स किसको कहते हैं? तो प्रत्येक जो उत्प्रेरक होते हैं इनके पास मुक्त संयोजकताएं उनके सतह पर मौजूद होती है। जहां पर ये मुक्त संयोजकताएं मौजूद होती हैं उसी जगह को एक्टिव साइट्स कहते हैं, सक्रिय केंद्र। और इस सक्रिय केंद्र पर आकर पहले विकारक जुड़ते हैं और फिर ये आपस में मिल करके एक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, ऐसा अधिशोषण सिद्धांत कहता है। तो अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक के सतह पर सक्रिय केंद्र अर्थात मुक्त संयोजकताएं का होना, तो सक्रिय केंद्र मौजूद होते हैं जहां अभिकारक अधिशोषित होकर आपस में जुड़ते हैं और प्रतिफल का निर्माण होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कैटलिस्ट कंटेन्स एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स मतलब जहां फ्री वैलेंसी मौजूद होते हैं। एक्टिव साइट्स ऑन देयर सरफेस एट विच reactants are adsorbed and they bonded with each other to give product। यानी उत्प्रेरक का जो यह सतह है, इस सतह के पास कुछ फ्री वैलेंसी होती है जिसको एक्टिव साइट्स कहते हैं, जहां पर आकर रिएक्टेंट के मोलिक्यूल जुड़ते हैं, फिर ये आपस में बंधन बनाते हैं और प्रतिफल का निर्माण होता है। ऐसा कहता है विषमांग उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। तो हम लोग का अगला सवाल है, एंजाइम किसे कहते हैं या एंजाइम क्या है? व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं जो सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये प्रोटीन होते हैं, कुछ पदार्थ इनकी क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, उन्हें सह एंजाइम अर्थात को एंजाइम कहते हैं, जैसे Na+, CO3+, Ca2+, etc. Enzymes are biocatalysts, works as a catalyst for metabolic processes. They are proteins. Some substances increases the efficiency of a catalyst known as coenzymes. Example Na+, Ca2+, CO3+, etc. तो एंजाइम है क्या? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस निरंतर होते रहते हैं। सभी सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। इन सारे रिएक्शंस को सम्मिलित रूप से हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। प्रोटीन्स वे कैटलिस्ट हैं, वे उत्प्रेरक हैं जो इन अभिक्रियाओं के लिए कार्य करते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए जो इनकी गति को नियंत्रित करने की बात होती है, यहाँ पर एंजाइम कार्य करते हैं। कुछ ऐसे भी दुनिया में पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, यानी वर्धक का कार्य करते हैं, और उनको हम लोग कहते हैं कोएंजाइम्स। विटामिन्स भी कोएंजाइम की तरह ही कार्य करते हैं, क्योंकि विटामिन्स के साथ जो ये एंजाइम्स होते हैं इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इनके अलावा Na+, CO3+, Ca2+, ये सब जो आयंस हैं ये भी कोएंजाइम्स की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, यानी जो प्रमुख जैव अणु प्रोटीन है ये इसी से निर्मित होते हैं, इसी के द्वारा बने होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार के प्रोटीन ही हैं। तो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनके साथ कुछ अन्य खासियत ये है कि ये सेफ सिलेक्टिव होते हैं, की एंड लॉक्स प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं, और ये स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। तो हम लोग का अगला जो लेक्चर है इन्हीं टॉपिक से संबंधित होगा। एंजाइम की विशिष्टता क्या है, एंजाइम कैसे कार्य करते हैं, और एंजाइम कैसे आकृति वर्णक होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।